इस वीडियो में बात करेंगे कि एमडी कैट के जो लास्ट डेज़ हैं उनमें आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए स्टडीज़ की तरफ। एक तो ये कि आपका जो जनरल टाइम टेबल होगा आप उसको तो फॉलो कर ही रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप खसूसन जिनका आप ख्याल रख रहे होंगे और उन चीज़ों के बारे में आज आपसे बात करूँगा। अच्छा, उन चीज़ों में सबसे पहले जो आएगी ना चीज़ वो ये है कि आप की जो अप्रोच है स्टडीज़ की तरफ उसमें थोड़ी सी शिफ्ट ही होनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि जब स्टूडेंट्स एमडी कैट को तैयार कर रहे हैं तो वो जब भी बुक्स को अप्रोच करते हैं तो इस तरह करते हैं कि शुरू से स्टार्ट किया और एंड तक चलता गया। ठीक है, इनके बिल्कुल फ्लो के साथ चलते हैं, हर चैप्टर को हर सब्जेक्ट को तकरीबन इक्वली टाइम दे रहे होते हैं, और अगर सब्जेक्ट को ना भी दें तो हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को तकरीबन इक्वल टाइम दे रहे होते हैं। तो अभी आपने एक काम ये करना है कि यू हैव टू बी सिलेक्टिव। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने सिलेक्टिवली चीज़ों को देखना है, आपने एनालाइज करना है कि हाँ यार मैं इस चैप्टर में फ़लाँ जगह पर वीक हूँ, यार मैं इस चीज़ में वीक हूँ, या मेरी वोकेबलरी वीक है, या मेरा ग्रामर वीक है, या मेरी कैलकुलेशंस वीक हैं, या मेरे फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स वीक हैं, या मुझे फार्मूला नहीं आते। तो आपने देखना है कि कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो। ये नहीं है कि आपने कोई रैंडम से एक बुक खरीदी हुई है, आपको यार मैं उस खास स्पेसिफिक जो मैंने सिलेबस वाली बुक है ना, एमसीक्यूज़ वाली बुक है ना, उसको मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, उस पर मैं वीक हूँ। इस तरह नहीं, रेलेवेंट चीज़ों में अगर आप वीक हों आपने उसको देखना है, आपने उसको टैकल करना है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। ठीक है, मैं शायद इस पर पहले बात कर चुका हूँ कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आपकी कोई वीकनेस है, आप बुक को दोबारा रिवाइज कर देते हैं लेकिन आपकी वीकनेस वहीं की वहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंस हासिल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपने सिलेबस को भी हाथ में रखना है। सो यू हैव टू मेक रिविजन्स। ठीक है, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सिलेबस। आपने जो कुछ पढ़ा है उसको कंपाइल करके, यानी कि उसको एक जो सब कुछ अपने रेलेवेंट चीज़ें हैं वो अपने अब यानी कि उनको अपने हाथ में रखना है। तो क्या आप इसको किस तरह करेंगे कि आप कुछ दिन निकालें जिसमें आप अपनी वीकनेसेस को सॉल्व करें, एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक रिविजन्स। ठीक है, तो अपनी रिविजन्स भी साथ साथ करें और साथ साथ इस चीज़ को भी कभी ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने FLP सॉल्व करना है। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी अगर आपने पहले इतनी एडिक्वेट नहीं की और आप फ्रेशर हैं तो वो भी करेंगे, लेकिन बाद में आप FLPs आखिरी दिनों में ज़रूर करेंगे। ठीक है, FLPs स्टैंडर्ड FLPs हों, ठीक है, अच्छे FLPs हों, सिलेबस से हों, रेलेवेंट हों। कुछ अकेडमीज़ के बहुत अच्छे FLPs हैं, जैसे कि मैंने स्टेप अकेडमी के बारे में बताया है, मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है। तो स्टेप के FLPs आई हैव सॉल्व दैम। इसके अलावा मैंने और भी अकेडमीज़ को सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन स्टेप के FLPs मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो स्टेप के जो फाइनल FLPs हों वो आप ज़रूर सॉल्व करें। अगर इस साल के मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो पिछले साल के ही आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब उनको ही कर लें, या फिर अगर कोई और अकेडमी है बड़ी तो उसके भी आप FLPs कर सकते हैं। लेकिन एक बात ख्याल में रखिएगा कि FLPs में से जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मार्क्स नहीं हैं। उनको अपना फाइनल प्रिपरेशन को 100% एक FLP के मार्क्स पर जज नहीं करना। मेरे लास्ट FLP में मार्क्स थे 182 और एमडी कैट में मेरे मार्क्स है 190, और उसमें भी 3-4 MCQs की मज़ीद गुंजाइश थी तो 194 बन सकते थे। तो FLPs को देखकर हमने जज नहीं करना अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, और साथ में हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने कोई नया मटेरियल नहीं अभी पकड़ लेना। ठीक है, जो आपने कर लिया, एक्स्ट्रा चीज़ें कर ली, ठीक है, आपने रेड स्पॉट सॉल्व की, आपने कोई MCQs की बुक ली इधर उधर से, वो आपने सॉल्व की और वगैरह वगैरह, लेकिन आपने उनको दोबारा से नहीं लग जाना। हाँ, ये हो सकता है कि आपने उनमें से कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए हों, उनको रिवाइज़ करें, ज़रूर रिवाइज़ करें, शॉर्ट लिस्टिंग के फॉर्म में नोट्स वगैरह रिवाइज़ करें। लेकिन आपने बड़ी बड़ी अगर कोई बुक्स पढ़ी हैं अलग से, एक्स्ट्रा बुक्स, रेफरेंस बुक्स आपने पढ़ी है, तो उनको आपने अभी छेड़ना नहीं है, ना कोई नई इस तरह की बुक पढ़नी है। ठीक है, जो आपने कर लिया आपने कर लिया। ठीक है, यानी कि आपने ग्रामर बुक कोई आप मतलब आपने एक बुक से ग्रामर किया, अब आप दोबारा कोई नई बुक करने लगे ग्रामर की, तो पहले अगर आपने 2 से कर लिया अच्छी बात है, अब मज़ीद नहीं करना। ठीक है, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। ये चीज़ तो होगी सिलेबस के हवाले से। इसके साथ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे कुछ। यानी कि पहले आपको मैं यही रिकमेंड मतलब करूँगा कि पहले आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट इतने ना हो। ठीक है, उसका आपको नुकसान होता है। जब आप सेशन का स्टार्ट है और आप कॉन्फिडेंट हैं तो अक्सर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो एक्स्ट्रा मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है। और अगर कॉन्फिडेंस भी हो तो फिर भी कुछ ना कुछ नुकसान दे सकता है। तो शुरू में ओवर कॉन्फिडेंट रहना अच्छा होता है। मैं भी ओवर कॉन्फिडेंट था, अंडर कॉन्फिडेंट था। शुरू में अंडर कॉन्फिडेंट रहना अच्छा होता है, मैं भी अंडर कॉन्फिडेंट था, और इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता था। लेकिन अभी अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट होंगे या इनसिक्योर होंगे, डाउट्स आएंगे आपको, तो आप मतलब प्रिपरेशन से मतलब आपका एक तो फियर बहुत ज़्यादा अनड्यू फियर आएगा, आप पर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, आपकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी,
और आप यानी कि ब्लंडर्स भी कर सकते हैं MD कैट के अंदर। तो अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस में रखना है, अपनी नेगेटिव थाट्स को अपने रिमूव करना है। अब अपने आप को बीट अप नहीं करना, अपने आप को पॉजिटिवली आपने ट्रेन करना है कि हाँ आई हैव डन दिस, मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, अब मैं बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब हूँ, अब मैं MCAT देने के बाद अपनी मंजिल को पा लूँगा। ठीक है, आपने अपने आप को पॉजिटिवली ट्रीट करना है। ठीक है, अभी आपने अपने आप को बीट अप नहीं करना, स्टॉप बीटिंग अप योरसेल्फ। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। साथ में आपने क्या करना है कि अपने आप को स्टडीज़ के हवाले से ओवरबर्डन नहीं करना। ये लोग कुछ करते हैं कि जब MCAT करीब आता है तो वो दिन में 16, 18, 20 इतने घंटे पढ़ना शुरू हो जाते हैं और ना उनकी स्लीप का ठिकाना है, ना उनके खाने का ठिकाना है, ना वो हंसते हैं, ना वो बोलते हैं, और बस उनको ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टडी आवर्स। ठीक है, ये नहीं है कि जिसने जितने ज़्यादा घंटे पढ़ा उसका एडमिशन होगा। मुझे याद है कि मैं जब दूसरी बार में MCAT दे रहा था तो कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं जानता था जिनके बहुत अच्छे FSC मार्क्स थे और वो भी दूसरी तीसरी बार के रिपीटर्स थे और उनको बहुत यानी कि बहुत उन्होंने पढ़ा हुआ था, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो सका। और एक जो मुझे रीज़न समझ आई वो ये थी कि वो लोग आखिरी दिनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन किया, जबकि मैंने शुरू में वर्क किया अच्छा खासा, लेकिन एंड में जैसे जैसे मैं करीब गया तो मैंने मेहनत अपनी थोड़ी सी कम, इतनी नहीं करनी कि आप 3-3, 4-4 घंटे बस पढ़ना शुरू हो जाओ, लेकिन आपने एक अपने यानी कि लिमिट में रहना है और अपने आप को थोड़ा सा यानी कि चीयर अप करना है साथ साथ। ठीक है, अभी आपने अपने आप को इतना ओवरबर्डन नहीं करना। ठीक है, और जो आपकी स्लीप हो इनफ हो। ठीक है, आपकी स्लीप, मैंने देखा है कि लोग, इवन ऐसे मेरे दोस्त थे कई जो एक दिन सोते थे एक दिन नहीं सोते थे। तो अगेन वही पॉइंट है कि ये इस तरह नहीं है सिर्फ कि आपने अगर बहुत ज़्यादा ओवरवर्क किया है और इस तरह की चीज़ें तो आपको लगेगा कि आपका मेरिट अश्योर होगा। नहीं, आपने हर चीज़ को इक्वली मेंटेन करना है। आप परफॉर्म ही नहीं कर सकोगे MD कैट वाले दिन अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा यानी कि आप पुश कर रहे होगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने सिलेबस को अच्छी तरह से हैंडल करें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करें, अपने आप को पॉजिटिवली ट्रीट करें, पॉजिटिव माइंडसेट सेट करें, इमोशंस अपने कंट्रोल में रखें, सोसाइटी का प्रेशर ना लें, किसी और का प्रेशर ना लें, क्रिटिसिज्म को साइड में रखें, एक्सक्यूज़, डाउट्स, ठीक है मेरा नहीं होगा, अगर ना हुआ तो क्या होगा, और इस तरह की बातें, इन चीज़ों को साइड में रखें। अभी आपके पास क्या है, आप मेहनत कर सकते हैं, अपना बेस्ट दें, जाके ट्राई करें, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अल्लाह की मर्ज़ी।